हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को कवर किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज, कि क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए एक वैलिड मुस्लिम मैरिज को लेकर। ये उन्हीं सभी एस्पिरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा वीडियो जिनके एंट्रेंस एग्जाम में फैमिली लॉ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो हिंदू लॉ हो या फिर मुस्लिम लॉ हो। और उसके साथ ही साथ उन लोगों के लिए तो हेल्पफुल रहेगी ही जो कि सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मुस्लिम लॉ जो है उनका वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, क्योंकि जब व्यूज़ बढ़ते हैं या सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो एक मोटिवेशन मिलती है मुझे भी ऐसा और कंटेंट बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैरिज को अंडर मुस्लिम मैरिज पर्सनल लॉ में निकाह कहा गया है। निकाह एक अरेबिक वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है यूनियन ऑफ सेक्सेस, मतलब एक मेल और एक फीमेल का यूनियन होना। और अगर मैं आपको बताऊं तो मुस्लिम मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तौर पे ट्रीट किया जाता है इसको, मुस्लिम मैरिज को। इट इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि मेल एंड फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज करना। उसके साथ ही साथ टू प्रोक्रिएट चिल्ड्रन, मतलब टू प्रोक्रिएट द ऑफस्प्रिंग्स, टू गिव बर्थ टू अ न्यू लाइफ इन दिस वर्ल्ड। पर इसके साथ ही साथ ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, पर एक सोशल एस्पेक्ट भी इसके साथ एसोसिएटेड है जो कि ये कहता है कि ये खाली सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस मैरिज को, निकाह को कॉन्ट्रैक्ट से अलग करती हैं। जैसे कि पहली बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि इट इज नॉट कंटिंजेंट। मतलब कंटिंजेंट नहीं है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट होते हैं, वो एक फ्यूचर अनस्पेसिफाइड इवेंट की हैपनिंग पे भी डिपेंड कर सकते हैं। पर व्हेन इट कम्स टू मैरिज ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि भाई अगर ये इवेंट आगे फ्यूचर में होगा तो भाई ये मैरिज वैलिड मानी जाएगी, वरना ये मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी। उसके साथ ही साथ टाइम बार्ड भी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि 2 साल के लिए निकाह हुआ है जी, 3 साल के लिए हुआ है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो सकता है कि 2 साल के लिए एंटर किया गया हो, 3 साल के लिए किया गया हो। और मुस्लिम मैन वैसे तो बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कितने भी लोगों के साथ एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। पर हाउएवर व्हेन इट कम्स टू मैरिज, अ मुस्लिम मैन कैन नॉट हैव मोर देन 4 वाइफ्स एट अ टाइम। मतलब 4 से ज्यादा वाइफ नहीं रख सकते हैं वो इनवैलिड मानी जाती है बाकी सारी शादियां। तो ये चीजें हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट और सिविल कॉन्ट्रैक्ट और मैरिज को डिफर करती हैं और सोशल एस्पेक्ट को अटैच करती हैं विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ निकाह। अब आ जाते हैं हम कुछ एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, इसको, इन सभी एसेंशियल्स को मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। फिर प्रेजेंस ऑफ पार्टीज, मतलब जो ऑफर दे रहे हैं एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। वन मीटिंग, मतलब एक ही मीटिंग में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पूरा होना चाहिए। फिर आता है रेसिप्रोसिटी, मीनिंग कि एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होना चाहिए। फिर आता है विटनेस, देन कम्स फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज एंड ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्या है, इसको भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे। जैसे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सिविल कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है कि एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी एक्सेप्टेंस। उसी तरीके से मुस्लिम मैरिज में भी एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस देती है, जस्ट लाइक अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है जिसमें ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दिया जाए। या तो आप ओरली भी दे सकते हैं या रिटर्न फॉर्म में भी दे सकते हैं। अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रिटर्न फॉर्म में दिया जाएगा तो एक बुक होता है कबीरनामा, मतलब वो एक रिटन फॉर्मेट जो होगा उसको कबीरनामा कहा जाएगा। और ये एक तरीके से एविडेंस भी होता है मैरिज का कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दिया गया था, ये बातें उसमें तय हुई थी। और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को अगर हम अरेबिक भाषा में समझें तो इसको कहा जाता है इजाबी कबूल। कबूल का मतलब एक्सेप्टेंस होता है और इजाब का मतलब ऑफर होता है। तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और वो ओरली भी हो सकता है या रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, और उसका अरेबिक वर्ड होता है इजाबी कबूल। नाउ कम्स प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब है दोस्तों, जो पार्टी ऑफर दे रही है और जो पार्टी एक्सेप्टेंस दे रही है वो एक दूसरे के प्रेजेंस में होना चाहिए। मतलब उन दोनों को, मतलब जैसे अगर यहाँ से ऑफर दिया गया है कुछ टर्म्स के साथ, तो ये बात उन्हें समझ में आनी चाहिए, ये बात उन्हें सुनाई देनी चाहिए। बाई चांस अगर उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है ऑफर और वो एक्सेप्टेंस दे दें तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। इट शुड बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, सो दैट अदर पार्टी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द टर्म्स ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब आता है वन मीटिंग। वन मीटिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि आज अगर शादी का ऑफर दिया गया है आमने सामने बैठकर, तो ऐसा नहीं कि एक्सेप्टेंस कल दी जाए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने चाहिए एक सिंगल मीटिंग के अंदर।
अगर ऐसा होता है कि आज ऑफर दिया गया, कल एक्सेप्टेंस दी गई, तो वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। ये एक एसेंशियल है कि एक ही मीटिंग के अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट होना चाहिए। द एंटायर ट्रांजैक्शन ऑफ मैरिज मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन वन मीटिंग। अब आते हैं हम रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब ये होता है कि एक्सेप्टेंस जो भी पार्टी दे, मतलब एक्सेप्टेंस मैंने अगर दी है ऑफर की आपकी मैरिज की, तो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। जैसे कि हमने सिविल कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है कि कोई भी एक्सेप्टेंस ऐसी नहीं हो सकती है कि उसके अंदर आप कुछ काउंटर ऑफर दे दें या क्रॉस ऑफर दे दें। आपका आप जो भी एक्सेप्टेंस दे वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब कोई भी एडिशनल आपने कंडीशन उसमें अटैच नहीं करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने इलस्ट्रेशन भी दिया है कि ए ने ऑफर किया बी को कि भाई मैं आपको मेहर दूंगा। मेहर क्या होता है वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा आपको, कि मैं आपको मैरिज के लिए 5,000 रुपये मेहर में दूंगा, और क्या आप मेरा ये ऑफर एक्सेप्ट करते हैं? तो बी ने बोला नहीं, मैं तभी शादी करूंगी जब आप मुझे 8,000 रुपये दें एज अ मेहर। तो ये क्या हुआ, इन्होंने अपना कुछ कंडीशंस इसमें अटैच कर दिए एक्सेप्टेंस में। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड नहीं रही। तो एक वैलिड मुस्लिम मैरिज के लिए ज़रूरी होता है कि एक्सेप्टेंस जो कन्वे की जाए वो एब्सोल्यूट हो और अनक्वालिफाइड हो, उसमें एडिशनल कोई कंडीशन या एडिशनल टर्म्स ना अटैच की जाए एक्सेप्टेंस में। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। एक और चीज़ जो कि ज़रूरी है एक वैलिड मुस्लिम मैरिज के लिए, वो है विटनेसेस का होना, मतलब उनका अटेस्टेशन होना। जैसे कि आप देखते होंगे जब हम प्रॉपर्टी भी आपके फादर या कोई खरीदने गए हो तो विटनेसेस की ज़रूरत पड़ती है, दो लोगों की, कि वो विटनेस दें कि हाँ ऐसी ट्रांजैक्शन उनके सामने हुई है। पर हाउएवर जब हम शिया को देखते हैं, शिया लॉ के हिसाब से चले अगर, तो शिया एक अलग सेक्ट है, जैसे कि आपको पता है सुन्नी एक अलग सेक्ट है, थोड़े बहुत उनके लॉज में भी डिफरेंस है। तो शिया के हिसाब से प्रेजेंस ऑफ विटनेस की जरूरत ही नहीं होती है, मतलब आप प्राइवेटली भी मैरिज में एंटर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि दो विटनेस वहाँ पे हों जो कि अटेस्ट करें उस मैरिज को, ऐसा ज़रूरत नहीं है शियाज में। बट हाउएवर सुन्नीज में ये रिक्वायरमेंट मानी गई है कि भाई या तो दो मेल कॉम्पिटेंट मुस्लिम्स हों, मतलब साउंड माइंड के हों और मेजर हों, और दो मुस्लिम्स हों या तो मेल, या फिर अगर दो मुस्लिम्स मेल नहीं है तो एक मेल हो और दो फीमेल कॉम्पिटेंट मुस्लिम्स होने चाहिए फॉर विटनेसिंग द मैरिज। और जब वो अपना अटेस्टेशन दे देंगे तो ही मैरिज को वैलिड माना जाता है अंडर सुन्नीज। और अगर कॉम्पिटेंट विटनेसेस नहीं है या फिर विटनेसेस नहीं है तो उसको सुन्नीज में इरेगुलर मैरिज माना जाता है। अब इरेगुलर मैरिज क्या होता है वो मैं से आगे आने वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कि इरेगुलर मैरिज या बातिल फासिद, फासिद कहा जाता है वैसे इरेगुलर मैरिज को, ये सब क्या होते हैं वो अगली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज के बारे में पूरा बता रहा हूँ। तो दो मेल मुस्लिम्स कॉम्पिटेंट हो जो कि, या फिर एक मेल दो फीमेल कॉम्पिटेंट मुस्लिम्स की जरूरत होती है सुन्नीज में, पर शियाज में कोई भी विटनेसेस की जरूरत नहीं होती है। ये दोनों में डिफरेंस है, आपको याद रखना चाहिए। फिर आता है फ्री कंसेंट। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में भी बोला जाता है कि कंसेंट जो दिया जाए वो फ्रीली दिया जाए, फ्रॉड कोएर्जन मिसरिप्रेजेंटेशन या किसी फोर्स के थ्रू ना दिया जाए। अगर वो उसके थ्रू दिया जाता है तो ये वॉइडेबल माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट उस केस में। और यहाँ पे भी यही जरूरी है कि एक वैलिड मैरिज के लिए कंसेंट फ्रीली दिया जाना चाहिए, मतलब विदाउट कोएर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। और ये एक्सेप्टेंस जो है या तो ये एक्सप्रेसली, या तो आप बोल के या लिख के दे सकते हैं एक्सेप्टेंस, या फिर इम्प्लाइडली मतलब अपने कंडक्ट से भी एक्सेप्टेंस दी जा सकती है। अगर एक्सेप्टेंस देने वाली पार्टी शांत रहती है या फिर वो थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं या फिर हंस देते हैं तो उसको भी इम्प्लाइड कंसेंट माना गया है अंडर मुस्लिम मैरिज। तो वो भी एक वैलिड कंसेंट माना जाता है, इम्प्लाइड कंसेंट जिसको कहा जाता है। तो फ्रीली कंसेंट मिलना चाहिए मैरिज का, तभी एक वैलिड मैरिज कॉन्स्टिट्यूट होगी अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। नाउ कम्स कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। और कॉम्पिटेंसी के हिसाब से इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के हिसाब से वैलिड मैरिज तब मानी जाती है जब a female should be at least 18 years of age and a male should be of at least 21 years of age, तो वैलिड मैरिज मानी जाती है। पर वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक अलग एज का क्राइटेरिया है फॉर अ वैलिड मैरिज, तो वो क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज में जरूरत है कि पार्टीज मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, दे मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड एंड मस्ट हैव अटेन्ड प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी का मतलब क्या है दोस्तों? प्यूबर्टी का मतलब दोस्तों वो एज मानी जाती है when both of them, a male and a female,
becomes capable of indulging in sexual intercourse and procreating children. उस एज को एज ऑफ प्यूबर्टी माना गया है जब वो इतने केपेबल हो जाएं फिजिकली कि अ वुमन कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड एंड अ मेल कैन असिस्ट इन प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। और ज़्यादातर मतलब जैसे कि शियाज में भी ये बोला गया है कि भाई गर्ल अटेन्स प्यूबर्टी व्हेन शी हैज़ हर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो और एक केस में ये भी बोला गया कि अंडर शियाज द फीमेल फीमेल की एज ऑफ प्यूबर्टी मानी गई है 9 years ऑफ एज। ये माना जाता है कि एट 9 years ऑफ एज शी बिकम्स केपेबल ऑफ प्रोक्रिएटिंग चिल्ड्रन एंड दैट इज हर एज ऑफ प्यूबर्टी। बट हाउएवर अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर आप देखें तो 15 साल मानी गई है एज ऑफ प्यूबर्टी। अगर इंसान 15 साल का हो गया है, बोथ मेल एंड फीमेल, और वो दोनों साउंड माइंड के हैं, तो वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दे सकते हैं मैरिज का, और एक वैलिड मैरिज उनके बीच में कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है। पर उस केस में क्या होगा जब एज ऑफ प्यूबर्टी रीच ही ना हुई हो दोनों की, ना ये 15 साल की हुई हो ना दूसरी पार्टी 15 साल की हुई हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आता है दोस्तों ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, उससे अटैच है। तो जिस केस में एक मेल की एज प्यूबर्टी से नीचे हो और एक फीमेल की एज प्यूबर्टी से नीचे हो, तो उस केस में उनके गार्जियंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज कर सकते हैं, मतलब गार्जियंस के बिहाफ पर मैरिज कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है। अब उसके बाद क्या होगा जब वो प्यूबर्टी के हो जाएंगे, तो उसे कहते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, जिसका मतलब ये होता है कि भाई अगर आपकी मैरिज किसी गार्जियन ने आपके बिहाफ पर एंटर की है बिफोर एज ऑफ प्यूबर्टी, तो अब आपके पास ये ऑप्शन है कि जब आप प्यूबर्टी एज को रीच कर जाएं, तो या तो आप उस मैरिज को जो आपके गार्जियन ने एंटर किया था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का, उसको रेटिफाई कर सकते हैं कि कह सकते हैं ठीक है जी मैं इस शादी को एक्सेप्ट करता हूँ, या फिर आप रिप्यूडिएट कर सकते हैं, मतलब आप कैंसिल भी कर सकते हैं उस मैरिज को। पर ये राइट पहले केवल एक मेल को अवेलेबल था, गर्ल को अवेलेबल नहीं था। पर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के बाद, जो कि आया 1937 में आई गेस, तो उसके बाद ये राइट गर्ल को भी दिया गया कि भाई अगर आपकी मैरिज प्यूबर्टी से पहले की गई है बाय योर गार्जियन, तो अब आपके पास ये राइट है कि या तो आप इस मैरिज को कैंसिल आउट कर दें या फिर आप रेटिफाई कर दें कि ठीक है मैं तैयार हूँ, मतलब मैं आई गिव माई कंसेंट फॉर द मैरिज दैट वाज एंटर्ड बाय माय गार्जियंस ऑन माय बिहाफ। तो पर कुछ कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए व्हेन अ गर्ल एक्सरसाइजेज हर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। तो पहली कंडीशन है कि शी मस्ट हैव बीन मैरिड बाय हर गार्जियंस बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब उनकी जो शादी की गई हो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज उनके गार्जियंस ने उनके बिहाफ पे एंटर किया गया हो बिफोर हर एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी से पहले शादी कर दी गई हो। दूसरी कंडीशन है कि 18 साल से पहले तक शी कैन एक्सरसाइज दिस राइट। अगर 18 साल से ज्यादा हो गई उम्र, उसके बाद ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी अवेलेबल नहीं होता है। और तीसरी बात ये है कि द मैरिज मस्ट हैव नॉट बीन कंसुमेटेड आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी विद हर फ्री विल। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे आज प्यूबर्टी एज रीच हो गई है और उन्हें पता है कि उनके पास ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी अवेलेबल है कि शी कैन कैंसिल आउट द मैरिज, और उसके बावजूद भी शी एंटर्स इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी विद हर हस्बैंड, तो अब ये माना जाएगा कि इन्होंने इम्प्लाइड कंसेंट दे दिया उस मैरिज को। बिकॉज अगर प्यूबर्टी रीच आउट करने के बाद भी शी इज इंडल्जिंग इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये इम्प्लाइड कंसेंट माना जाएगा कि उन्होंने जो मैरिज है उसको रेटिफाई कर दिया है। तो इसलिए मैरिज जो है कॉन्सुमेट नहीं होनी चाहिए आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी बाय हर फ्री विल। पर अगर कुछ ऐसा केस हो कि जिसमें उन्होंने फ्रीली सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया गया हो, उनके उनकी मर्जी के खिलाफ किया गया हो, तो उस केस में ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी फिर भी रहेगा एक वुमेन के पास, एक गर्ल के पास। पर एक अनरीजनेबल डिले नहीं होना चाहिए इस ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को एक्सरसाइज करने के लिए। ऐसा नहीं कि उन्हें आज पता हो कि हाँ मैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कर सकती हूँ एक्सरसाइज, पर फिर भी वो नहीं कर रही है, 2-3 साल ऐसे बीत गए, तो इसलिए शी शैल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी as soon as she reaches the age of puberty and she comes to know about this right। तो दोस्तों ये थे सारे एसेंशियल्स ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डील करने वाला हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस, जिसमें रेगुलर मैरिज, वैलिड मैरिज, मूटा मैरिज एंड बाकी सारी मैरिजेस जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बताई गई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।